तो बहुत लोग कहते थे हाँ होटल मैनेजमेंट इज़ गुड एंड ऑल, बट उसमें क्या होता है ना कि अगर तुमने कुछ गलती कर दी तो भाई वहाँ पे तुमसे फिर हाथों में बिना ग्लव्स यूज़ करे बर्तन धुलवाएंगे और तुमसे पॉट साफ करवाएंगे। तो इसमें कितना सच है? मैगी क्यों अच्छी लगती है पहाड़ों में? पता है आपको? ठंड है और नहीं। इस वजह से वो तो एक वजह है, छोड़ो। साइंटिफिकली स्पीकिंग, नहीं, आप बताइए। when you go on a high altitude, you get altitude sickness. ओके Why? Because the sodium in your body falls down. ओके You know? Maggie has high sodium. And they point blank on my face, they said कि ये कश्मीरी खाना ही नहीं है। अच्छा मतलब मुझे ही नहीं पता था कि कश्मीरी खाना नहीं है। I mean I didn't tell them, but I'm just saying. जैसे globalization था, food industry में it's called McDonaldization. It's a term. It's a term. Wow. It's a term called McDonaldization. Wherein you go and you provide food which is something calming and on your plays with your palate and your body system basically. How does McDonald's food cycle work? You know that? When you go, if you have a one, मैं तो जाता नहीं खैर, but आप बर्गर लेते हो, फिर आप कोक भी लेते हो, फिर आप फ्राइज भी खाते हो, then you again want a drink. So it's a cycle. 1990 में जो कश्मीरी पंडित के साथ जो चीज़ हुई थी उनको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा था। तो डू यू थिंक वो एक रीज़न है कि इस कुजीन के बारे में ज़्यादा नहीं पता लोगों को? ऐसा नहीं है. I was there in 1990. You were there. Oh wow. I've seen the whole thing. Wow. Alright, 3, 2, 1, let's go. आज हमारे साथ है शेफ राहुल वाली. वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो शेफ. Thank you so much for कैसे having हो me here. I'm good. आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया. बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे. आप हमारे बहुत पुराने फॉलोअर भी रहे हैं और Very much. या Yes. तो एक ना मेरे को आपसे इस बारे में बात भी करनी थी कि जब बचपन में भी ना जब भी मैं सुनता था हेलो शेफ़, हाय शेफ़, मेरे को बड़ा कूल लगता था. तो आई वांटेड टू आस्क यू कि जब आपने पहली बार ये सुना था कि हेलो शेफ़, सो हाउ डिड यू फील? For myself. या फॉर योरसेल्फ. मैंने अपने लिए जब सुना था. या So how I felt? या I felt very normal if you ask me. Nothing surprising for me because as far as my history of being in the industry goes, it's been since I've opened my eyes. ओह वाओ. तो मेरे लिए ये इंडस्ट्री कोई बाय चॉइस नहीं थी. It was as if I was made for it. ओह वाओ. तो इट वॉज नथिंग कि मेरे को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं इसमें जाता हूँ, या किसी ने मुझे बोला या पेरेंट्स ने बोला कि आप इसमें जाओ. मुझे शायद ये पहले से पता था मुझे यहीं आना है. ऐसा क्यों? आपकी जब आंखें कहीं खुलती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू हियर, इफ़ यू बॉर्न इन अ से आपकी फैमिली अगर बहुत पुलिस वाले हैं तो आपको शायद पहले से पता आपको पुलिस में जाना है. अगर घर में डॉक्टर हैं सारे तो somehow it is there in your, you don't, nobody wants to tell you that you have to become a doctor. by default kind of, maybe आप बाद में बनो ना बनो, बट बचपन में वो होता है कि मुझे भी यही करना है. ओके. तो it was always in my mind कि यही करना है. Secondly, I used to rather, as I grew up a little more, मुझे लगता था कि स्कूल की पढ़ाई से भागने से अच्छा खाना बनाओ, इसमें पढ़ाई नहीं है. तो I think that was like a comfort zone. Cooking was like a more of a comfort zone for me. उस एज में हम सब सोचते हैं ना कि पढ़ाई के अलावा कुछ और अगर मैं कर लूँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. बट इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई है. हाँ ये तो है. सच में बिल्कुल बिल्कुल. रिस्पॉन्सिबिलिटी never ending. It's never ending. Yes, there's something new coming up. Exactly. Yeah. New भी है, and there is also, you want to preserve a lot which is lost. Yeah. So you need to research a lot. Yeah. And that happens. तो आपकी फैमिली में सब शेफ थे? नहीं. हाँ. So not all my family. So my family, if we ask, when we say family, so we had a kind of a joint family, you know. So my chacha was in the hospitality. Okay. So he was the first person, and he used to own a restaurant in Mumbai. Okay. तो मेरी आँख जो खुली है उनके रेस्टोरेंट में ही खुली है. तो that's how, I mean, I'm in this industry. Okay. Okay, तो great. मैंने पैदा होते ही रेस्टोरेंट्स और किचन्स देखे हैं. Wow. तो आप हैं कहाँ से वैसे? So I belong to Kashmir, Srinagar proper. I'm born there, but I have been raised somewhat in Mumbai, Pune, very little amount in Srinagar also. Okay. Yeah. But mostly in Mumbai and Pune. ओके. और आपको होटल मैनेजमेंट कहाँ से था हुआ था? Hotel management I did from Pune.
पुणे से, okay. So my schooling of final time, like you can say 8, 9, 10th, 11th, 12th was Pune. Then hotel management from Pune. Then I came back to Mumbai and started working again in Mumbai. Yeah. ओके, तो आपने तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहे होंगे और अलग अलग तरह का खाने के अराउंड आप रहे होंगे. हाँ, I've been fortunate in that sense because living in Mumbai by itself is a cosmopolitan पहले तो. So you get a lot of South Indian touch with it. And then हम holidays में गोवा जाते थे तो एक गोवन फूड से you get interacted with that kind of a culture and that food. Plus my friends, I've had multi community based friends. So my very good friends are Parsi, Goan, Sardars, Maharashtrians. So I've had the fortunate thing to go to their homes and enjoy their home cooked meal. So in that sense, you get to see the culture, understand what is with the food with every community. And they used to come to my house. Okay. So we had a very good friendship. Even today we have that sense. So yeah, whenever I go to their house, even now, even if they're not there, so if I have to just call their mom that auntie I'm coming, food will be there ready. So I don't have to, it's that kind of language. ये होटल मैनेजमेंट से फ्रेंड्स हैं या होटल मैनेजमेंट से? ओके ओके. मैं जब स्कूल में था ना तो होटल मैनेजमेंट को जब हम सोचते थे उसको एज अ करियर परस्यू करने के लिए तो बहुत लोग कहते थे हाँ होटल मैनेजमेंट इज़ गुड एंड ऑल, बट उसमें क्या होता है ना कि अगर तुमने कुछ गलती कर दी तो भाई वहाँ पे तुमसे फिर हाथों में बिना ग्लव्स यूज़ करे बर्तन धुलवाएंगे और तुमसे पॉट साफ करवाएंगे. तो इसमें कितना सच है? कोई सच नहीं है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, सी ये क्या था, आई विल टेल यू नाउ. एवोल्यूशन ऑफ industry is very different in today's time how it was. Now when you talk about evolution in olden times, and I'm not going to princely states and all, I'm going maybe just 50 years back or 60 years back, there were uneducated people in the industry. Basically क्या होता था, यहाँ जैसे उत्तराखंड से तो अभी भी बहुत लोग हैं, even 70, especially when it's an Indian kitchen, you will find only Uttarakhand people there in tandoor and curries. It'll be 80 to 90% उत्तराखंड people working. So वो जो लोग उस टाइम पे होते थे पहाड़ों के, they were very hardworking people. They were looking out for resources to earn more money. So कहते हैं ना पहाड़ों में या तो फौज में जाता था या होटल में जाता था. तो when they came to the industry, they were not formally educated. I mean, schooling एक अलग चीज़ होती है, बट एक culinary education होना या फिर एक sense of how things work in a hotel, वो नहीं था उस ज़माने में. तो उनको हायर तो किया जाता था, स्किल सिखाई जाती थी थोड़ी बहुत, एंड दे यूज्ड टू कंटिन्यू वर्किंग इन दैट सेंस. सो वो एक जो अनएजुकेटेड ग्रुप होता था, the behavior was very different. The kitchen language was very different. It was very, very different language. It was not very so-called sophisticated or not even a normal language. So we had a very different language in those times. जो कहते हैं ना पुराने ज़माने में वो डंडा मारता था, उस्ताद सिखाता था, वो वैसे भी थे वो लोग. वो हाथ पे करछी मार देते थे, गरम गरम तेल हाथ में डाल देते थे. तो वैसे होता था. Because that is how maybe they learned. So they used to carry it forward for other people to teach. So it was like a teaching. But after hotel management became a very prominent education in certain way, people started coming in and more educated people started coming in the industry. The whole thing changed obviously. So that कि बर्तन धोना ये करना, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि अगर आपको कुकिंग सीखनी है तो पहले आपको बर्तन धोना सीखना पड़ेगा. क्योंकि you start from zero. There are so many people even today who are uneducated. They come from these 4-tier cities or very, very, extreme rural areas. They have no knowledge. They don't even know what hotel is. They have never seen a hotel. So they come there, they start with washing utensils. That's the basic thing. And then they grow step by step. I've seen people from, washing utensils still becoming good chefs also. So it has to, because washing utensil was not because you did not know anything. Because this industry is service industry. It is a very social based industry. You have to socialize with people at any step. You have to socialize with strangers at the end of the day. So they used to make sure that you don't get that ego in you. वो ego खत्म कर देता है industry आपका.
जैसे फौज किसी की ईगो खत्म बिल्कुल, करती है ना बिल्कुल, ट्रेनिंग, बिल्कुल। वैसे ये इंडस्ट्री भी ईगो खत्म कर देती है. इफ ये यू मैं थिंक, थोड़ी करूँगा। you know, and then when you think that somebody is coming from a good family, like rich family, and he wants to do hotel management, somebody is coming from a poor family and doing hotel management, they both are on equal level when they are inside. So there is a uniform for everybody, there is a set rule for everybody. It doesn't matter which society status or caste or culture or wherever you're coming from. When you're in that hotel, you're a part of that hotel, and you have to follow certain SOPs, certain rules and regulations. So it is meant for everyone. That's how. वो शायद फिर बाद में एक जोक बन गया था कि अगर आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो पहले बर्तन धोना पड़ेगा. वो होता होगा किसी ज़माने में, वो I'm not डराया भी denying जाता it. है, हाँ. But of course पिछले 40-50 साल से नहीं हो रहा, जब से एजुकेटेड पीपल आने शुरू हो गए. बिल्कुल. And there has been a lot of evolution. पहले खाली रेस्टोरेंट होटल होते थे. अब if you're doing hotel management, there are 20 things you can do. It's not that alone thing. You know, in that sense. वो तो मेरे पे भी मजाक उड़ता था कि तू बर्तन ही धोता होगा वहाँ पे और क्या करता होगा. तो ये ठीक है. हाँ. I mean, जैसे फौज का किसी के दिमाग में ये बैठा है कि फौजी सिर्फ सुबह से शाम तक परेड ही करता है. हाँ, बिल्कुल. But there are 1,000 more things that they do, and then parade is a part of it. It's not the only thing. So yeah. Yeah. तो अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात करूँ तो हाउ डू दे ट्रेन यू, मतलब अगर आप एक शेफ़ बनने जा रहे हैं तो आर देयर, जैसे अगर कोई डॉक्टर बनता है तो देर आर डिफरेंट स्पेशलिटीज़, तो आपको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है, यू चूज़ योर स्पेशलिटी, मतलब See, hotel management is very different than culinary. okay, they are different. Okay. So when you're talking hotel management, it teaches the full management of the hotel. Okay. So hotel has my primary 4 sectors. Okay. One is your F&B service. One is the kitchen, which is culinary. Third is your housekeeping. Okay, and fourth is the other sectors like engineering, HR, management. You know, all these other sectors, marketing. So these are different sectors. So hotel management overall teaches you everything in small bits. Okay. But हाँ, if you want to do specialization, then you go to a certain school जहाँ एक specialization है. और इंडिया में I think 1 या 2 स्कूल ही हैं जो स्पेशली culinary specialization करते हैं. But otherwise, you want to do a service specialization or something, then you have to go for advanced course. Okay. That's a different thing altogether. Hotel management is all about, it teaches you about every department. Okay. ठीक है. So आप एक कश्मीरी पंडित शेफ है, राइट? अब बन गया हूँ, yes. Okay. After COVID. Okay. तो कश्मीरी पंडित तो मैं by birth हूँ, but chef as a culinary doing that कश्मीरी पंडित cuisine has become after COVID. तो ये हुआ कैसे, मतलब you chose it yourself? Yes. Yeah. Okay. Now I started working in 99 with Oberoi Bombay, and I started in a Mexican kitchen. Okay. So I have all till 2016 that I was working. I was doing only Conti food, which we call Conti. It's not actually called Conti, but traditionally it's called Conti food. Okay. So I used to do Mexican and Italian cuisine in hotels and wherever I worked. Then I started doing my own work after 16, where I started consulting. So I started helping people open cafes, restaurants, set up menus, train their staff. That happened till 2020, till COVID came in. During COVID, we used to do a lot of, everybody used to do these online, workshops and all these things, interact with a lot of senior and institutes and all that. So I realized COVID के time पे there was a big hype on regional foods of India. People were talking about their own foods and culture and all that. कि मतलब किस चीज़ से immunity बढ़ती है घर के खाने से. तो घर के खाना है वो क्या है, आपका खुद का खाना है. तो वहाँ से वो थोड़ा hype शुरू हुआ था. Then it went on to what is the super foods, क्या चल रहे हैं, ये सब वो सब. So during that time I realized during these workshops that nobody knows about Kashmiri Pandit cuisine. Whenever we talk about Kashmiri food, most of the people, at least more than 90% people, are talking about Wazwan, Okay. which is a different part of Kashmiri cuisine. But nobody knows about Kashmiri cuisine. So I thought, being a chef and being a Kashmiri Pandit, I think it's a great plus opportunity and a great time to give to my own regional food and try to get it on the map of rather nation first and take it globally also in future. Okay. So that's where it started from. Initially I started doing workshops with different
culinary institutes, Okay. like IHMs and private colleges, those who were doing hotel management. So initially, I started doing small workshops with them. Then workshops के बाद I converted it into because I was in the industry since long time and I was connected with a lot of chefs. So I started connecting with them and I asked if I could start doing food pop-ups or festivals in their hotels with this cuisine. So I started that way. Okay. So yeah, वो ऐसे शुरू हुआ. ओके. तो अगर मैं कश्मीरी पंडित कुजीन की बात करूँ स्पेसिफिकली, डू यू थिंक लोग इसे प्रिजर्व कर रहे हैं या इट्स लूजिंग इट्स आइडेंटिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है? See, every regional food of India, to be honest with you, has somewhat lost its identity because of fast food culture. या. And I don't blame the generation who started eating fast food. I don't blame the present generation. I blame their parents. Because आज से 20 साल पहले जो बच्चा था, अगर वो कहीं कुछ खाने जा रहा था तो बच्चे उसके पेरेंट्स उसको क्यों लेके गए फास्ट फूड? जस्ट बिकॉज इट वॉज अ हाइप कि मैकडोनल्ड खुल गया. आपके शहर में कोई एक देसी रेस्टोरेंट खुलता है, वहाँ भीड़ नहीं लगती. लेकिन मैकडोनल्ड्स खुलता है, कोई एक इंटरनेशनल ब्रांड का कॉफ़ी हाउस खुलता है, तो उस पर बाहर लाइन लग जाती है. वाई आर वी स्टिल सो क्रेजी अबाउट हैविंग वेस्टर्न इफेक्ट ऑन अस? दैट इज़ अ प्रॉब्लम वी हैव. वो एक शायद वो कॉलोनाइजेशन है हमारे दिमाग में, या वी वांट टू प्लीज अदर्स और शो ऑफ टू अदर्स दैट वी आर गोइंग टू अ वेस्टर्न ब्रांड एंड वी कैन स्पेंड दिस मच ऑफ मनी. सो पीपल डोंट रियलाइज कि मैकडोनल्ड्स एंड ऑल दीज फास्ट फूड्स इन US आर द फूड ऑफ होमलेस पीपल. दे वर ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर होमलेस पीपल. $1 में आपको पेट भर जाता है आपका. और यहाँ पे इट इज अ फूड फॉर रिच. इफ यू कैन अफोर्ड $400-500 पर सिटिंग, then you can go. Otherwise, आप ठेले पे 50 रुपए का राजमा चावल खा लो. हाँ बिल्कुल. So it is like that thought process वैसा बन गया इंडिया में. In that sense, I think Italy is very nice. They banned fast food. They don't have fast food. इटली में एक भी फास्ट फूड जॉइंट नहीं है. Okay. They have banned McDonald's. There is no McDonald's. There is no Subway. There is no Pizza Hut. There is nothing in Italy. Wow. And they have come up with a rule as a law, not a rule, rather as a law, that people who do not preserve their own food culture, और ये पार्लियामेंट में उनके पास हुआ है, Wow. they will have to pay certain amount of fine also maybe. Wow. So they are that passionate about their own food. बल्कि we are passionate about spoiling our food in terms of because हमें लगता है कि हम अगर वेस्टर्न खाने खा रहे हैं, वेस्टर्न आदमी को खुश कर रहे हैं, तो शायद पता नहीं कौन टिप दे रहा है इनको. पुराने ज़माने में तो ये लोग वो करते थे जिनको टिप्स चाहिए थे. बिल्कुल. अब पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं. Why are they doing it? बिल्कुल. So it's very sad in that sense. But coming back to what you asked is, how generally how we feel in terms of losing our cuisine is something that has happened in every regional food. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैंने इटालियन और मेक्सिकन खाना बनाया बहुत. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को अपने घर का खाना नहीं पता कैसे बनाना है, तो ही इज़ नो गुड फॉर एनीथिंग. मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ और करना चाहिए. मतलब अगर आपको अपने घर का सिंपल दाल चावल सब्जी मीट या जो भी आप बनाते हैं, अगर आपको वो नहीं बनाना आता, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग, बिकॉज देन you're losing your culture yourself. So that's the big loss we have had. Blaming them because they took their child to that fast food joints. Then at the same time I blame the corporate का जो boom हुआ है इंडिया में. We talk about these MNCs that came up. पहले तो कॉल सेंटर्स का बूम हुआ था, फिर MNCs का बूम हुआ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हुए, उसमें लोगों ने फास्ट फूड ढूंढना शुरू किया, क्विक मील्स ढूंढने शुरू किए, QSRs आ गए, मॉल्स के अंदर फूड कोर्ट्स बनने लग गए जो बहुत ही फास्ट खाना देने लग गए, QSRs अगेन. सो आई थिंक दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग आवर रीजनल फूड. Because people have gone lazy in terms of cooking. People have gone lazy in terms of understanding. Patience खत्म हो गई है लोगों में. अगर मैं किसी को ये भी कह दूं कि ये जो आप खा रहे हैं ये ठीक नहीं है, मुझे 2 ही जवाब मिलेंगे कि
आपको क्या लेना, हम पैसे दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। और दूसरा जवाब है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने टाइम में यही कर सकता हूँ, एंड आई कैन अफोर्ड इट, आई विल टेक इट। सो अब क्या हो गया है कि वेस्टर्न पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्लो फूड इज, what is a reality of, especially after COVID, you know, what Indian spices are, what food Indian, how come India is surviving on such a big population with this kind of food. मेरे को तो एक सरप्राइजिंग लगता है, कोविड में आप जो 4 महीने 5 महीने घर पे रहे हैं, तो आपने तो तब भी खाना खाया है, आप तो तब भी जिए हो। तो ये बाहर निकलते ही ये पागलपंती क्यों है कि मेरे को ठीक है आप खाओ, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी शुड ईट, इट्स अ पर्सनल चॉइस, डिसिप्लिन नहीं है इसको। हाँ, डोंट मेक इट अ रेगुलर इफेक्ट। अब बताता हूँ आपको, आज से 40 साल या 30 साल पहले पीपल लाइक अस, वी यूज्ड टू गो आउट टू ईट पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, हम बाहर खाने जाते थे, यू नो, इट वाज एन इवेंट, और हम घर का खाना खाते थे। अब आज की डेट में, आई एम टॉकिंग टुडेज टाइम, पीपल गो आउट टू ईट रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया। वो राजस्थानी रेस्टोरेंट, पंजाबी रेस्टोरेंट, गुजराती रेस्टोरेंट ये ढूंढ रहे हैं, और घर पे पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। सो दैट्स अ साइकिल ऑफ, वेरी विशियस साइकिल रादर, आई वुड से, द टर्न दैट हैज हैपेंड। इवन जैसा आप कह रहे हैं ना, उत्तराखंड में भी ये चीज़ है कि मतलब अगर जब यहाँ पे मैकडोनल्ड्स वगैरह नहीं भी थे, तभी पहाड़ों में कुछ नहीं तो मैगी मिलती थी। रीजनल फूड कहीं देखने को नहीं मिलता, मतलब अभी तक भी अगर मैं बात करूँ, रीजनल फूड आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक दो जगह हैं जहाँ पे अभी उत्तराखंडी फूड मिल रहा है, बट पहाड़ों में भी जाओ तो नॉर्मली आपको मैगी ही मिलेगी। सी आई टेल यू द रीजन व्हाई मैगी क्यों अच्छी लगती है पहाड़ों में, पता है आपको? ठंड है और नहीं। इस वजह से है। वो तो एक वजह है, छोड़ो, साइंटिफिकली स्पीकिंग। नहीं, आप बताइए। When you go on a high altitude, you get altitude sickness. ओके Why? Because the sodium in your body falls down. ओके You know, Maggie has high sodium. ओके That's why you enjoy it. ऊपर पहाड़ों में अच्छा लगता है क्योंकि वो सोडियम आपकी बॉडी में जा रहा है. ओके ओके। So your body is regenerating, actually getting that sodium. इसलिए वो मैगी अच्छी लगती है। अच्छा, और कोई रीजन नहीं है, मैगी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो हाई सोडियम की है। पहाड़ों में अलग ही फील आता है मैगी का। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे, दैट्स व्हाई व्हेन यू गो टू लद्दाख एंड ऑल, योर सोडियम लेवल फॉल्स डाउन ओके ऑन हाई एल्टीट्यूड। इसलिए पहाड़ों में ऊपर नमक वाली चाय पी जाती है, अच्छा क्योंकि सोडियम लेवल लो हो जाता है बॉडी में। कश्मीर में भी नमक चाय बनती है, लद्दाख में भी बनती है, क्योंकि सोडियम आपकी बॉडी में लो हो जाता है ऐसे एल्टीट्यूड पे। इसलिए मैगी अच्छी इस वजह से। और कोई रीजन नहीं है मैगी अच्छा लगना। मैगी तो वही है ना, वहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, बट जस्ट दैट योर बॉडी रिक्वायर्स मोर सोडियम देयर, सो दैट्स व्हाई योर बॉडी इज एंजॉयिंग इट मोर। अच्छा, दैट्स इसलिए क्या बोलते हैं वो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट, वो जो एक नर्व्स मैसेज भेजते हैं दिमाग में कि वो अच्छा लग रहा है, द फीलिंग गुड फैक्टर इन योर ब्रेन आफ्टर ईटिंग मैगी इज बिकॉज योर सोडियम इज गेटिंग फुलफिल्ड। बताओ, इतने सालों बाद अब आंसर मिला है मैगी का पहाड़ों का रिलेशन। So Maggi overall is not good, obviously. It's not good for health at all. हाँ, exactly. So any fast food, any dehydrated food, anything that is pre-packed, anything out of the packet is not good anyways. Okay. So Uttarakhand cuisine is a very unique cuisine, if you ask me. Yeah. I mean, I'm not from this place, but I have lived here for almost now 17 साल हो गए अब यहाँ. Okay. So when I originally came here first time rather, I was looking for a book on Uttarakhand cuisine. Okay. तो एक भी नहीं थी, कुछ नहीं था, zero. After few years, I found a very thin book of nearly I think 8-10 pages. I found it in जो आपका बरिस्ता के अंदर EBD है, हाँ, वहाँ मुझे मिली. Okay, okay. And it was done by Tourism of Uttarakhand government का था, वो booklet type थी, not even a book. Okay. And it had around 10-12 recipes. तो I said कि okay चलो एक छोटी चीज़ तो है. Then I started exploring more कि खाना है क्या. I came to a realization, since I am from Kashmir, बहुत सारे ingredients, बहुत सारी चीज़ों में similarities अच्छा, है, similar because हैं, पहाड़ी इलाकों में similarities होती है. Okay, okay. खाली नाम बदलते हैं कुछ चीज़ों के. जैसे हमारे यहाँ पे मूंग दाल के पकौड़े बनते हैं, हाँ, यहाँ पे उड़द दाल के बनते हैं. चेंज हो जाता है, बट चीज़ वही है ऑलमोस्ट, Okay. यू नो. तो हमारे वहाँ पे भी चटनी बनती है क्योंकि वहाँ अखरोट की बनती है, और यहाँ जो बनती है चटनी वो बंगजीरे की बनती है, एंड दैट इज डिफरेंट बिकॉज दैट्स लोकली अवेलेबल इन अबंडेंस देयर. अखरोट इज लोकली अबंडेंस देयर. So I think it has a more to do what is available in your region.
बट नमक, इफ यू सी वेरी बेसिक थिंग, नमक को एक ही लैंग्वेज है पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट। कश्मीरी में नून बोलते हैं, यहाँ भी नून बोलते हैं, पंजाब में भी नून बोलते हैं, हिमाचल में भी नून बोलते हैं। सो इस पहाड़ों में ऑलमोस्ट एक ही लैंग्वेज है नमक की, यू नो। एंड द ट्रेडिशन ऑफ ईटिंग सर्टन थिंग्स इन सर्टन वे इज एज पर द सीजन इन माउंटेन्स, क्योंकि सीजनल फूड्स होते थे। So in olden times, there was no concept of markets. There was only a concept of either barter system or what is grown around you. You eat that. Uttarakhand mein, since it was ruled for a certain amount of time by Nepal also. So the influence of Nepalese cuisine is a bit lot there. That's why we see momo a lot here. Momo chowmin इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है. So that influence is there. Okay. तो वो एक है। और जो इनके खाने पे इन्फ्लुएंस आया है उत्तराखंड कुजीन में, वो भी नेपाल से बहुत इन्फ्लुएंस आया है कुछ चीज़ों पे। हाँ, बहुत बहुत। तो दे लेफ्ट बट द कुजीन ऑब्वियसली स्टेट बैक, यू नो। सो देयर इज अ मिक्सचर। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट गॉन ऑन अ बिग लेवल because of two reasons, I feel. One, like we spoke earlier, is because a lot of people left their village. तो पलायन जो हुआ, जो कहते हैं पलायन, कि गांव खाली हो गए, because people left for work, people left for better opportunities in whatever way. And उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत यंग में निकले। कुछ 15-16 साल के लड़के निकल गए, कुछ 16, 17, 18 साल के लड़के निकल गए गांव से, और वो बहुत सालों तक वापस ही नहीं आए। तो दे नेवर लर्नड कुकिंग। बल्कि वो जाके होटलों में भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने होटलों में पंजाबी खाना सीखा, दाल मखनी और बटर चिकन बनाना सीखा, यू नो, मुगलाई खाना सीखा। बट वो उत्तराखंड का खाना लेके नहीं आए साथ में। या तो उनने सीखा नहीं घर में, या तो दे डिडंट हैव नॉलेज बिकॉज दे लेफ्ट होम एट वेरी यंग एज। तो जब घर छोड़ा उन्होंने, तो उनके पास उतनी नॉलेज या तो फिर उतना स्किल नहीं था कि वो अपने घर का खाना सीखें। बिल्कुल। और जब तक वो काम करके वापस आते थे कुछ सालों बाद, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो पैसे कमाने लग गए थे। तो घर का खाना वॉज ठीक है, घर का खाना है। प्लस वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी डिमांड नहीं है। हाँ, उस खाने की डिमांड तो तभी आती है ना जब आप उसको क्रिएट करनी। बिल्कुल, वो क्रिएट ही नहीं कर पाए। क्योंकि खैर आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज वो वैसी सोच शायद तब किसी की थी नहीं। बिल्कुल, यू नो, वो खाना जो था वो घर की 4 दीवारियों में ही रहा। तो जब वो 4 दीवारियों में रहा, बाहर निकला नहीं, तो धीरे 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 आज से मे बी 60 ईयर्स बैक, 100 ईयर्स बैक, कुछ चीज़ें लूज हो गई। क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी बनता है, वो भी बनता है। वो उन्होंने वही किया जो बाद में उनकी मदर्स ने या उनकी वाइफ्स ने बनाया। तो वही कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो वो लूज जो होती गई चीज़ें, उस चक्कर में लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स वर ऑल्सो लॉस्ट। व्हेन इंग्रेडिएंट्स आर लॉस्ट, देन आपकी रेसिपी भी लॉस्ट हो गई। जब रेसिपी लॉस्ट हो गई तो कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई, यू नो। तो वो ख़त्म हो चुका है। वो एक तरह से, मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। शायद कुछ तो ऐसी भी चीज़ें होंगी जो इनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें भी बनती थी या बनती हैं। तो वो ख़त्म है। और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जो लोग वापस आए भी, वो नहीं खाना चाहते थे खाना, बिकॉज उनको होटल के खाने की आदत थी या शहर के खाने की आदत थी। तो वो घर में आके भी वैसा खाना बना के सिखाने लग गए घर वालों को कि बाहर ये ऐसे मिलता है, आप ये भी खाओ। तो वो खाना भी बनने लग गया घरों में। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब उन्होंने खाया बचपन से वो खाना, तो उनका ओरिजिनल खाना वहाँ भी ख़त्म हो गया। तो इन्फ्लुएंशियल फूड आ गया, तो लॉस्ट, बहुत कुछ लूज हो जाता है उस चीज़ में। बट when I researched thoda bahut on this, I came to know the people who are working in the industry honestly don't know about their food. Not because they didn't want to know, because that's how they had grown up. उनकी परवरिश शायद वैसी थी। या बहुत सारे लोग थे जो दिल्ली में रहे, शिफ्ट हो चुके थे, वो पैदा ही दिल्ली में हुए। वो सिर्फ यहाँ गाँव आते थे छुट्टियों में, हफ्ता 10 दिन आ गए, फिर वापस दिल्ली चले जाते थे। तो वो खाना कभी वो ना जान पाए, ना सीख पाए, ना समझ पाए। पहली बात, कुछ चीज़ें, सिलेक्टिव चीज़ें जो बची हैं आज की डेट में, वो चल रही हैं। यू विल बी सरप्राइज, इन 2017, आई विल इन फैक्ट टॉकिंग टू समबडी जस्ट फ्यू डेज बैक, 2017 में आई डिड डीडी उत्तराखंड, आई डिड गढ़वाली कुजीन, 6 एपिसोड्स।
ओह वाह, बल्कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। ओह वाह, आपने बनाया गढ़वाली खाना? अरे वाह क्या बात, क्योंकि मुझे प्रमोट करना था। ओह वाह, See, with me, the thing is that I like to explore other cuisines. I like to understand other cuisines, and I want to cook those cuisines. Maybe I'm not saying I'm good at it, but at least I want to try that. yeah, I'm also the co-founder of Chef Association of Uttarakhand. ओह वाह, तो हमने फिर एसोसिएशन बनाई, हमने खाने के लिए बनाई टू प्रिजर्व द कल्चर एंड फूड ऑफ दिस स्टेट. And 2 years we did first ever Master Chef Uttarakhand also. I mean Graphic Era University में किया था हमने वो. And then I handed over to the respective people to take it forward from there, because I'm not a master of their cuisine obviously. So I wanted them to carry forward that and do whatever they want to. ओके. तो आपने क्या क्या बनाया उत्तराखंडी कुजीन में और क्या क्या पसंद है आप? खाना तो सब कुछ पसंद है. आई कैन ईट एनीथिंग एनीवेयर. आई मीन मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आई डोंट लाइक दिस और आई डोंट लाइक दैट. हाँ, लिटिल लेस और मोर हो सकता है, बट नॉट एट ऑल नहीं हो सकता मेरे लिए. तो आई ईट एवरी सिंगल प्रोडक्ट, चाहे कहीं से भी हो. अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं का भी हो. आई ईट बिकॉज सी आई हैव डन सो मच ऑफ फूड जजिंग. तो आई यूज्ड टू ईट फूड फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. तो दैट वे मैं बहुत कुछ टेस्ट कर चुका हूँ, खा चुका हूँ. सो उत्तराखंड कुजीन में मुझे क्या पसंद है बनाना. आई लाइक आई सेड उड़द दाल बनाना भी पकौड़े, खाना भी, उड़द दाल पकौड़े, हाँ, चिंसू दाल आपका, जो ये कड़ी बनती है, कड़ी, हाँ, आई लाइक पकौड़े के साथ. आई लाइक दैट. आई लव वो जो नींबू का बनाते हैं सर्दियों में, हाँ, वो नमक डाल लोन डाल के. तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर रिजॉर्ट हियर, और वहाँ पे सारा स्टाफ जौनसार का था. ओके, हाँ, तो वहाँ गलगल इतने बड़े होते थे तो उसको काटते थे, उस पर नमक मिर्ची लगा के खाते थे. वो लोग उसको वहाँ पे बोलते थे सन्नाटा. सन्नाटा, अच्छा, क्योंकि उसको खाते ही ना वो दिमाग में सन्नाटा हो जाता था. बिल्कुल, हाँ, वो तो खट्टा सन्नाटा भी बोलते लगता थे है, उसको. नमक का भी टेस्ट नमक, आता है. चीनी और मिर्च, हाँ, ये 3 चीज अब मुंह में पानी आ जाए मेरे. ऐसे ही चकोतरा भी यहाँ पे बहुत फेमस चकोतरा है. बहुत हाँ, है, correct. बहुत फेमस है यहाँ पे. हाँ. मैं एक बार 60 किलो चकोतरा दे के आया था दिल्ली में किसी को यहाँ से. अरे बाप, उनको पता नहीं था कि 60 किलो कितना होता है. उन्होंने ऐसे ही बोल दिया 60 किलो ले आना. मैं 3 बोरी मंडी से भर के लेके गया. अरे बाप, 20 किलो. Anyways, so Uttarakhand cuisine I think has a lot of potential in a lot of ways, but it needs to, somebody needs to take the step forward and take it on a global. I think there are few people who are already doing it. I am aware of a couple of people who are doing it, but I think we need more people to do it if we have to take it up. Because as professionally chefs कोई नहीं कर रहा है professionally. बल्कि 90% of Indian kitchens are from this state. But कोई उस cuisine को आगे नहीं ले रहा है. Either, like I said earlier, lack of knowledge, or they are not confident about their cuisine. That is another thing. और third is, जो मुझे भी लग रहा है अब, कि there is no rightful resource to back it. Resource as in कि इतनी क्वांटिटी में कुछ चीज़ उग नहीं रही है कि आप उसको कैरी सालों तक लेके चल सको. घरों तक ठीक है, आपको मिल जाता है, बट क्वांटिटी कुकिंग व्हेन यू वांट टू टेक इट ग्लोबली, एंड इफ यू हैव टू कुक फॉर 10 days फॉर 50 people every day, विल यू गेट दैट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब उतना कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सको. और प्लस वो एक साइकिल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप, अवेलेबिलिटी ऑफ दैट इंग्रेडिएंट, बिकॉज दैट विल ऑल डिपेंड ऑन योर फार्मर. और फार्मिंग भी बहुत कम हो चुकी है अब गाँव में, तो वो एक रिस्क फैक्टर है. बिल्कुल बिल्कुल. उत्तराखंडी कुजीन आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इन मॉनसून. आप गए हो मॉनसून? वहाँ पे आई वाज वेरी हैप्पी टू सी. मतलब वो लोग अलग अलग स्टेट का खाना वहाँ पे रखते हैं, बट हाँ उधर मैंने देखा था उत्तराखंडी कुजीन. तो मैं जानता भी श्रुति और अभिषेक को, तो वहाँ पे देख के मुझे खुशी हुई थी कि चलो कहीं पे तो आया, किसी रेस्टोरेंट में आया. प्लस देयर इज वन मोर लेडी बाय हिमालयन रसोई. हाँ, योजना. या शी इज डूइंग. या अब तो फेस्टिवल्स भी करने शुरू कर दिए हैं, व्हिच इज गुड. शी इज आल्सो डूइंग ग्रेट जॉब. या वो है. ओके, तो आप देहरादून कब शिफ्ट हुए और क्यों शिफ्ट हुए थे?
So I had come back from Australia in 2007. So I was looking for job मिली मुझे, यहाँ काम से आया था. ओके. So there was a resort up in the mountains जहाँ UPS यूनिवर्सिटी है. हाँ हाँ. वहाँ से भी ऊपर ओके. there used to be a resort. ओके. So I came to join that to work there. I worked till 2016 with them. ओके. तो वहाँ पे इसीलिए आया था मैं. 2016 16 तक काम किया उनके काम साथ. किया. ओके. उनके साथ काम किया. ओके. But first time when I came to Dehradun was in 2003. 3. I didn't like the city. ओके. I went back in 2 months. अच्छा. मैं यहाँ से निकल गया. क्या क्या पसंद नहीं आया आपको? कुछ भी नहीं. Because see that time I was in Bombay. Okay, Pune. हाँ वो एक शिफ्ट आपको working दिखा in Bombay atmosphere and suddenly coming to a city which sleeps at 8 o'clock was I think too much for me to handle at that time. वो एक शॉक भी Because नहीं, not because of कि city सो गई है. Because I was used to working long hours and there's no work. तो मैं करूँ क्या यहाँ कुछ. I mean I don't know anybody. I don't know anything to do. There is nothing to do as such. And उन ज़माने में कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था as such कि कोई टाइम पास भी कर ले. तो dead. Nothing. I couldn't handle it more than 2 months. But yeah, I was destined to come back, so I came back. अब नहीं सोती देहरादून. अब रात रात भर नहीं सोती. पता नहीं मुझे, मैंने शहर छोड़े हुए मुझे 7 साल हो गए. I used to stay on GMS Road. ओके. I left it जिस दिन वहाँ वो बल्लीवाला चौक का फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ, मैं शहर छोड़ दिया. अच्छा. तो क्योंकि मैं समझ गया था कि यहाँ कबाड़ा ही होने वाला है. हाँ वो तो है. अभी क्या लगता है आपको देख के कहाँ जाएगा ये जो भी डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है? कहाँ जाएगा? हाँ कहाँ जा रहा है? कहीं जाएगा नहीं. ये यहीं रहेगा और ये सब बंद कर देगा. सब रास्ते बंद हो जाएंगे. जितना ये सोच रहे हैं चौड़ी रोड बना रहे हैं, वो रोड चौड़ी हो रही है लेकिन अंदर आके सब बंद हो रहा है. बिकॉज इट्स बॉटल नेक. एट द एंड ऑफ द डे देहरादून इज अ सिटी. It's a valley. How much can you expand? How much can you control? You know, किसी ना किसी दिन तो that's why you see अब देखो crime rate कैसे बढ़ गया. बिल्कुल. It's gone more than 80% up. हर दिन आप एक न्यूज़ सुन रहे हो. हर दिन every day there is either an accident or a fight or something nonsense. अभी गाड़ी लेके बाहर जाने में भी एक ना डर सा बन गया है कि मतलब Exactly. कुछ अगर हो गया तो आपको मतलब आप कह नहीं सकते आगे वाला कैसे रिएक्ट करेगा. एक वो चीज़ हो गई. Exactly. So it's I don't know, it's scary. But at the same time, it is very unfortunate for many of us that we are facing this living in Dehradun, which is a very city of harmony and rather peaceful area it used to be. You know? True. झगड़े होते थे, ऐसा नहीं कि कभी इतना भी शांत कभी नहीं था. क्राइम था, यस, चोर थे, नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता था यहाँ पे. बट it was not so vocal. It was not so open. You know, it was not so bold. वो अगर चोरी भी करता था ना आदमी कोई, तो वो असली चोर था. वो चोरी छुपे जाके ही चोरी करता था. वो दिन दिहाड़े चोरी करने वाले या दिन दिहाड़े मारपीट करने वाले नहीं थे. बिल्कुल. You know, it was very I don't know how if I should say this, it was very organized crime area. अभी unorganized हो गया. It was, if you ask me. Organized crime means कि थोड़ा बहुत crime हो रहा है, चल रहा है, ठीक है. You know, it's a part of life for a lot of people. But it's become a very unorganized crime. वो एक गुंडागर्दी, वो I don't know. I know. It's crazy. बहुत लोग कहते हैं कि ये जो कॉलेजेस बहुत सारे खुले जा रहे हैं ना, इस वजह से भी हो रहा है. I can't blame the colleges alone. I would blame, to be very honest with you, I would blame the land mafia. It is a land mafia. बिल्कुल. It is 60% land mafia. कॉलेज वाले लड़के भी किस पे दोस्त जमाएंगे जब उनकी बैकिंग होगी कहीं. बैकिंग भी तो कहाँ से मिलेगी वो भी तो देखो. झगड़े पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कॉलेज में झगड़े नहीं होते, क्या होते रहते हैं. DAV कॉलेज में हर रोज झगड़ा होता था, बट इतना लेवल पे आई डोंट थिंक अभी होता था. You know, in that sense I'm saying. वो openly हो ही. So I think it is more openly because of money, because of land mafia, because of lot of you know, so-called outside people putting in money in Dehradun in land. So they think they started owning the state. वो एक सिक्योर फील करते हैं कि उनका कुछ हो नहीं सकता. नहीं फील करते हैं, वो खुद को यहाँ के राजा बनाना चाहते हैं. वो समझते कि हमने यहाँ ज़मीन खरीद ली तो हम ये शहर हमारा हो गया.
पर वो भूल जाते हैं कि हाँ पुराने लोग भी रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हो गया है। तो दैट मेंटालिटी हैज कम देयर। और ये उन्होंने नहीं है, कुछ लाइक यू सेड राइटली, कॉलेज के बच्चों में भी आ गई है वो। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कॉलेज के बच्चे पहले 2 व्हीलर पे जाते थे और 4 व्हीलर पे वही आते थे, थोड़े थोड़े बच्चे आते थे। अब आप देखो तो इट इज 70% बच्चे आजकल 4 व्हीलर में हैं, और वैसे वैसी 4 व्हीलर नहीं है। आई मीन गुड टू डू 4 व्हीलर्स, मतलब जो पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी से निकला है, इन दैट सेंस, यू नो। ड्रीम कार्स होती हैं जो कुछ लोगों के ड्रीम कार्स हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मतलब वो यही सोचते हैं कि मेहनत करके बनाई है तो बेटा ठीक तरह चलाएगा, लेकिन बेकार हालत है। सो इट इज स्कैरी एट द एंड ऑफ द डे। आप देहरादून में ही हो तो कभी आप बाहर खाने जाते हो तो व्हाट आर योर बेस्ट प्लेसेस, फेवरेट प्लेसेस जो आपको पसंद है? आज के टाइम में कोई भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। इंडियन खाना, एनीथिंग कॉन्टी हो गया या इंडियन खाना बोल लो। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर एनीथिंग आप बोलोगे तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ के 1-2 जगह के मोमो पसंद है। अच्छा, 1-2 जगह बस, ज़्यादा नहीं। एक तो आपका है तिब्बतन मार्केट में, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड तिब्बतन किचन, तो आई कॉल दैट लेडी दीदी, तो वहाँ का खाना मुझे, उनके मोमो अच्छे लगते हैं। दूसरा घड़ी कैंट में, जो वो 3-4 आउटलेट्स हैं एक साथ, ठीक है, वहाँ पे किसी के पास भी जाओ तो उनके मोमो डिसेंट हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस आई लाइक फूड एट monsoon somewhat. I like food at Coco, तो I like coffee. Coco में मैं, because I don't eat मैदा and sugar, तो I avoid all that. But बहुत पहले मुझे अच्छा लगता था जो आपका ये है, एक रेस्टोरेंट होता था, राजस्थानी रेस्टोरेंट, राजपुर रोड पे, नाम भूल गया मैं, बैठक नाम था उसका, या कुछ राजस्थानी नाम था। तो उसका खाना मुझे अच्छा लगता था, राजस्थानी फूड। He had good Rajasthani food, but otherwise ज़्यादा लोगों को वही है, कैफ़े फूड है, तो कैफ़े फूड सब सेम ही है। and I don't enjoy too much of cafe food. I'm not a big fan of cafe food as such. बट हाँ कुछ चीज़ें हैं। हाँ मेरे को कतलम में, मोती बाज़ार में अंदर जाके जो मामा जी का कतलम है, I eat that once in a month definitely. मैं उनके पास जाता ही जाता हूँ, you know. And that is something that I really enjoy, because that's something that I eat once in a month, so I enjoy that. और एक वो आपका पुलिस चौकी जो है यहाँ पे, यहाँ आटे वाले बिस्किट बनते हैं, सरदार जी बनाते हैं बेकरी। अच्छा, भिंदालपुर क्रॉस करके तिलक रोड है क्या, राइट में तिलक रोड, हाँ ठीक है तिलक रोड में आप आगे जाएं तो पुलिस चौकी आती है। अच्छा, पुलिस चौकी के एकदम सामने सरदार जी की छोटी सी बेकरी है। अच्छा, वो आटे वाले बिस्किट बनाते हैं वहीं, बहुत पुरानी बेकरी है वो। उनके थोड़े आटे वाले बिस्किट मुझे थोड़े ठीक लगते हैं, ऑल्दो दे आर स्टिल यूजिंग मार्जरीन, बट इट्स ओके समटाइम्स, रेयरली। बट ऑफ कोर्स लोकल बिस्किट्स जो बेकरी हैं, उनके बिस्किट जो फेमस हैं 1-2, दे आर गुड, दे आर डूइंग नाइस commercially. But I enjoy these small joints. I'm not a big fan of, I like to go and eat everywhere, but अगर मेरे को जाना हो खुद अकेले तो मैं यही 2-3 जॉइंट्स में जाऊँ, और मे बी मसूरी रोड पे जाके कहीं चाय पी के वापस आ जाऊँ बस। अरे वाह, बेस्ट। तो आपने ऑल ओवर इंडिया, अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, कौन कौन से होटल्स में काम किया? So India, I started with Oberoi's Bombay, and then I was with Radisson in Delhi, then I was with not Radisson, sorry, it was called Regent in Mumbai, which is now Taj Lands. इस ज़माने में Regent होता था मुंबई में, यही, I mean India में यही 3 brands. Okay. But then after that I was in Dubai with Ramada, I was in Australia. Yeah. Okay. Have you ever had any bad experiences? जैसे मैंने देखा है काफ़ी होटल्स में होता है, लाइक इफ़ यू लाइक द फूड यू कॉल द शेफ, यू अप्रिशिएट हिम। कभी ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं आपके, कोई ऐसी स्टोरी? कैसे, मतलब लोगों ने बुलाया? हाँ, लोगों ने बुलाया, वो तो होता रहता है, ओके, पार्ट ऑफ इट। लाइक आई वाज डूइंग अ फेस्टिवल एट ताज ऋषिकेश, ओके, लॉन्ग टाइम बैक, 21 में, ओके, एंड देयर वाज अ टेबल ऑफ 15 पीपल, पीडीआर में बैठे थे, दे ऑर्डर्ड माय फूड, कश्मीरी फूड, एंड दे सेड कि द सर्वर केम एंड सेड कि शेफ वो बुला रहे हैं आपको। मैं ठीक है, क्या हुआ? उनको खाना अच्छा नहीं लगा। मैं ठीक है,
So I went. So these people are, it's a family. And they point blank on my face, they said कि ये कश्मीरी खाना ही नहीं है. अच्छा. मतलब मुझे ही नहीं पता था कि कश्मीरी खाना नहीं है. I mean, I didn't tell them, but I'm just saying. तो अब मतलब what can I answer to this when they're saying कश्मीरी खाना नहीं है? मैं बोला ठीक है, आप ही सही हो, नहीं है. I mean, I can understand, you can say कि अच्छा नहीं लगा या ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़. उन्होंने तो सीधा ही डिक्लेयर कर दिया ये खाना ही वहाँ का नहीं है. मैंने ठीक है, बोल रहे हम वहीं से आए. सी दिस इज अ प्रॉब्लम, द प्री नोशंस दैट पीपल कैरी इन लॉट ऑफ वेज, बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट कश्मीरी पंडित cuisine. They don't know the difference between each cuisine within the region. So Kashmiri food, if you ask me, has very versatile, and it has evolved from culture to culture, from ruling to ruling, from you know, tradition to tradition in that sense. You know, it has a very different concept what people know of. So Kashmiri Pandit cuisine, we don't use any onion, garlic, tomato in our cuisine. Okay, At अच्छा, all. not even tomatoes. No, tomato तो इंडिया में नया है ना. Okay, It's only 250 year old. Okay. मैं तो अभी भी सोचता हूँ उत्तराखंड खाने में टमाटर क्यों है? कहाँ है? आप पुराना कोई भी रेसिपी उठाओ उसमें टमाटर नहीं होगा. तो people don't have that knowledge. So the whole idea of doing me festival events is that कि people gain this knowledge, understand the difference. क्योंकि लोग प्री नोशन लेके आते हैं, एक तो कि मतलब किसी भी चीज़ में सैफरन डाल दो तो कश्मीरी हो गया. अच्छा. ड्राई फ्रूट डाल दो तो बस ये हमने जी कश्मीरी पुलाव बना दिया या कश्मीरी डेजर्ट बना दिया क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट और केसर डाल दिया. तो ये कश्मीरी हो गया. ऐसे नहीं होता ना. कल को मैं किसी भी खाने में झग्गिया डाल के थोड़ी बोल दूंगा कि उत्तराखंड का खाना. It doesn't make it Uttarakhand cuisine. No? It has to have some relation to it, some concept to it, some tradition to it. आई थिंक ये कह सकते हैं कि हमने चीज़ों को क्वेश्चन करना छोड़ दिया है. एक तो क्वेश्चन करना छोड़ दिया है, दूसरे हमें मज़ा आने लग गया है इजी लाइफ, कन्वीनियंस, ये है तो कि भाई मिल रहा है तो ले लो, समेट लो, रख लो, होर्डिंग कर लो, चीज़ें समेट लो, रख लो. द प्रॉब्लम इज देयर. Understanding of your own culture and customs has lost. खत्म. एक तो होता है कि नॉलेज नहीं है, एक होता है कि भाई मुझे पता है लेकिन कौन करे. ठीक है, होता था, मुझे नहीं करना. वो एक चल गया. बिल्कुल. You know, so in that sense you can't, how will you educate the future? मैं तो खुद कहता हूँ आज की डेट में अगर जो अभी मैरिड है, जो अभी जिनके बच्चे हुए हैं, अगर उन्होंने खुद भी और अपने बच्चों को भी खाना बनाना नहीं सिखाया, तो जब वो 60 होपफुली अगर वो पहुँचे 60-70 ईयर के होंगे तो उनके बच्चे तो उनके सामने ऐसे पैकेट ला के रखेंगे, ये रहा पैकेट, वो रहा माइक्रो, गरम करो खाओ. क्योंकि हमें नहीं आता भाई, हमने तो यही सीखा बचपन से. आपने भी यही दिखाया, हमने भी वही दिखाया. सही बात है. क्योंकि आप हमें मैकडॉनल्ड्स ले गए, हम भी आपको मैकडॉनल्ड्स देंगे, चाहे आप कितना भी बीमार हो. हमें तो मैकडॉनल्ड ही पता है. पॉइंट वही है. बिल्कुल. It's called McDonaldization. There's a whole chapter on it. Wow. जैसे ग्लोबलाइजेशन था वैसे फूड इंडस्ट्री में it's called McDonaldization. Wow. Fast It's a food. term. It's a term. Wow. It's a term called McDonaldization. Wherein you go and you provide food which is something calming and on your plays with your palate and your body system basically. How does McDonald's food cycle work? You know that? When you go, if you have a one, मैं तो जाता नहीं खैर, but आप बर्गर लेते हो, फिर आप कोक भी लेते हो, फिर आप फ्राइज भी खाते हो, then you again want a drink. So it's a cycle. Burger, high cheese, lot of cheese, makes bun is dry, makes your mouth dry. Then you eat fry, it has lot of sodium. Sodium absorbs a lot of water from your body. You feel thirsty. Then you want Coke. Coke is sugar. When the high sugar goes, your high sugar wants carbohydrate. Then you go back to the burger. So you want that carbohydrate. And it's a cycle, vicious cycle. Fries, burger, Coke. Fries, burger, Coke. Continues. Wow. It's never ending. तो ये लोग साइंस यूज कर रहे हैं पर गलत तरीके से. गलत तरीका है. गलत तरीके से. Because somebody realized it. That's what people want. सी आज के डेट में मुझे सबसे ज़्यादा आपका पूछ रहे थे कंप्लेंट ये आते हैं कि आपके खाने में नमक कम है. अच्छा. बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू हाई सोडियम फूड ना. हाई शुगर हाई सोडियम खाना चाहिए सबको. नमक बहुत खा रहे हैं लोग. आर रिक्वायरमेंट इज 5 ग्राम. पीपल आर कंज्यूमिंग 8 to 10 grams, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर बॉडी.
क्योंकि हम इतना फास्ट फूड खा रहे हैं, इतने पैकेटेड चीज़ खा रहे हैं जिसमें हर चीज़ में सोडियम है, तो हमारी बॉडी को आदत पड़ गई है। जब तक वो नमक और मीठा हमारे मुंह पे ना लगे ना, हमें लगता है खाना फीका है, हम अंग्रेज बन गए हैं। सच बात है। हमें वेस्टर्न खाना फीका लगने लगा है। वो अंग्रेज आते थे ना यहाँ पे और बोलते थे कि योर फूड इज़ वेरी ब्लैंड, इट डजंट हैव टेस्ट। वो हाल है हमारा। तो वी हैव बिकम लाइक दैट, अनफॉर्चुनेटली फॉर मेनी यंगस्टर्स, आई वुड से, यू नो। तो इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट लाइक कैफेज इतने क्यों चलते हैं? बिकॉज इट्स कन्वीनियंस फूड ना, इट्स QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। Yeah. इसीलिए देहरादून में मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और सभी लोग एक ही तरह का खाना वहाँ पे मिल रहा है। अभी भी मिल रहा है। एक ही तरीके का। आप वही सैंडविच खा रहे हो, वही। अब आप बाहर जाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बाहर जाओ एंड ट्राई दिस फॉर 2 days ओनली। 2 दिन बगैर मैदा और बगैर चीनी के खाना खा के दिखाओ मुझे किसी भी कैफे में। नो मैदा, आई डोंट ईट मैदा, आई डोंट टेक शुगर, गिव मी व्हाट यू हैव। कुछ नहीं खा पाओगे, कुछ भी नहीं खा पाओगे आप सच। बगैर मैदे और बगैर चीनी के। आपको कुछ नहीं मिलेगा कैफे में। शायद सैलेड मिल जाए, सैलेड तो हाँ। बट सैलेड इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सर्वाइव ऑन। टेल मी व्हाट इज गुड, समथिंग गुड समवेयर। नहीं है, अच्छा खाना नहीं है देहरादून में। अब कितने भी कैफेज खोल लो, कितना भी कर लो, दैट्स व्हाई पीपल लाइक स्ट्रीट फूड मोर। बिकॉज स्ट्रीट फूड में हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वाई इंडिया स्ट्रीट फूड एंजॉय, क्योंकि वी गेट ऑल द 5 टेस्ट ऑफ आयुर्वेद इन आवर स्ट्रीट फूड। अच्छा। एक तो आपको मीठा मिल जाता है, खट्टा मिल जाता है, नमकीन मिल जाता है, कड़वा मिल जाता है और एस्ट्रोजन मिल जाता है। ये 5 टेस्ट आपको स्ट्रीट फूड में मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई यू एंजॉय अ चाट, क्योंकि चाट में इमली की चटनी भी है, मीठी चटनी भी है, पानी पूरी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें सब कुछ है। तो 5 टेस्ट जब अप्लाई होते हैं ना पूरे, यू फील सेटिस्फाइड, योर पैलेट फील सेटिस्फाइड। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। So excess of everything is bad, obviously, but at the same time, we have forgotten how to relish food, how to enjoy food. We are eating only and only because वो खा रहा है तो मेरे को खाना है, वहाँ ज़्यादा बिक रहा है, वहाँ भीड़ है, इसलिए मुझे भी ट्राई करना है। हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो हमें खाना पड़ेगा। It's very psychologically very different thing. So there's a book called Psychology of Taste. अच्छा। If you have time, read that. Okay. It's written by a French author. He's not a chef, he's not a cook, he's nothing. He's a lawyer by profession. Was. It's been written in 1800s. So he is talking about when you eat food. He used to observe people, go in the restaurant, observe people when they eat food, the reactions on their face, the way he used to talk, how food influences their mood, how food talks, how they behave after eating certain kind of foods. So it's called psychology of taste. So taste does, in Ayurved में भी वही लिखा है। वो कहते हैं ना कि जो आप खाते हो वही, जैसा मन तैसा मन, something like that is there. So what you eat, you are that in that sense. So it doesn't mean कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप बीस्टी बन जाते हो, but it is just that your thought process becomes like that. That is what your thinking becomes, you know. So it's like that. तो अभी आप जैसे बता रहे थे ना मेरे को कि कश्मीरी पंडित कुजीन ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। जैसे 1990 में जो कश्मीरी पंडित के साथ जो चीज़ हुई थी, उनको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा था। तो डू यू थिंक वो एक रीज़न है कि इस कुजीन के बारे में ज़्यादा नहीं पता लोगों को? ऐसा नहीं है। I was there in 1990 by the way. You were there? Oh wow. I've seen the whole thing. Wow. I was there. Anyways, so cuisine के बारे में पता नहीं होना is not this. It's just because this cuisine was not commercially sold. हमने कभी अपने घर के खाने को ना बाहर मार्केट में नहीं बेचा। कोई भी नहीं बेचता, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट वाजवान बिकता था क्योंकि उसको कमर्शियल प्लेटफॉर्म बहुत पहले मिल गया इन 80s, अर्ली 70s, लेट 70s, अर्ली 80s, समथिंग लाइक दैट। तो उसको कमर्शियल प्लेटफॉर्म मिल गया। वेयर एज पंडित कुजीन
किसी ने सोचा नहीं था कि हमें ऐसा टाइम आएगा कि हमें शायद अपना खाना बेचना पड़े, लोगों को बताना पड़े, कि किसी ज़माने में जो कहा जाता है, आई मीन मैं तो शायद छोटा था उस टाइम में, आई एम टॉकिंग अर्ली 60s अर्ली 70s, टूरिज्म बहुत हाई था कश्मीर का इन इंडिया। और जो भी यूरोपियन या इंटरनेशनल क्राउड आता था, 60% क्राउड कश्मीर आता था, ऑल ओवर इंडिया का 60% क्राउड कश्मीर आता ही आता था। तो उस हिसाब से कश्मीरी कुजीन, पंडित कुजीन घरों में ही रही, बल्कि वाजवान बिकता था क्योंकि हाउस बोट्स में वही मिलता था, होटल्स में वही मिलते थे, तो वो बिकता था। पंडित कुजीन नहीं बिकता था, तो वो घर की वो एक घर का था। इट वाज अ फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली कस्टम, क्योंकि हमारे खाने रिलीजियस बेस भी हैं, प्लस हमारे खाने ट्रेडिशन एंड कस्टम बेस भी हैं। क्योंकि हमारे खाने में, इफ़ यू आस्क मी, मीट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहली बात तो हमारा लिवर पे एक फेस्टिवल है, फिश पे एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल प्रॉपर रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, सो वी हैव फेस्टिवल्स ऑन सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ द मीट ओके और द मीट इटसेल्फ। लाइक मटन खिचड़ी, जब खेत मावस होती है खिचड़ी का, तो हम मटन की खिचड़ी बनाते हैं। और वी ऑल्सो मेक लिवर विद आलू और विद नदरू। वी हैव अ फिश का जिसको हम गाड़बत, सो टू सेलिब्रेट द पीक सीजन ऑफ स्नो winter, we cook fish on that day, and we offer it to a god. तो खाना is very religious and very traditional thing for us. तो कभी इसको बेचने का किसी ने सोचा नहीं as such. शादियों में मिल जाता था, yes, बट इवेंट्स में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये था, अगर किसी का बर्थडे है, क्योंकि इंडिया में 2 बर्थडे होते हैं ना, एक तो हिंदी तिथि से और एक अंग्रेजी। तो हमारी जो कश्मीरी तिथि होती थी, उसमें जब किसी का बर्थडे होता था तो उसमें राइस बनता था, येलो राइस विद, किसी के घर में वेज बनता था, किसी के घर में नॉन वेज, डिपेंडिंग। तो वो पूरे मोहल्ले में जितने हिंदू थे उनके घरों में बंटता था वो प्रसाद की तरह, कि आज मेरे घर में इस बच्चे का बर्थडे है, ये प्रसाद ले लो आप। तो खाना इज वेरी ट्रेडिशनली, इमोशनली, culturally very enrooted in us. It is not something that we could have thought of selling it in an open market. I think that's the main reason. But 1990 का reason is one of them, yes. आप अपना मेरे को एक्सपीरियंस बताइए, क्या चल रहा था उस टाइम वहाँ पे? तो 1990 में दिस वाज प्रॉब्ली इन, थोड़े से क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए थे, मे बी इन अक्टूबर से ही थोड़े बहुत। And by that time it was December and January first week. It was on the peak. By peak I mean कि there were a lot of slogans going on. There were firing going on outside the house. You could hear the firing of guns. People were getting killed, especially Pandits were getting killed. Only Pandits rather. They were getting killed, and good names who were on a good post, जो अच्छी पोस्ट पे थे, कोई डॉक्टर था, कोई एडवोकेट था, कोई सोशल सर्विस थे, कोई बहुत रिनाउंड टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, सो दे वर ऑल गेटिंग किल्ड एंड इन डे लाइट, नॉट दैट कि रात के अंधेरे में कोई आके मार रहा है, दिन दिहाड़े मार देते थे, ओपन पब्लिक एरियाज में मार रहे थे। सो इट वॉज अ वेरी स्केरी अफेयर, of course. So I was very young. I would have been probably 14-15 year old that time, and blackout होता था. You understand blackout? Blackout means कि आप बैठे हैं तो सब कुछ अंधेरे में, पूरा सोसाइटी एरिया, मोहल्ला जो कहते हैं, पूरा अंधेरे में हो जाता था। फिर उसके बाद स्लोगन्स आते थे मस्जिद के, इवन गाड़ियों में वो माइक्स लेके स्लोगन्स बजते थे, जिसमें वो कहते थे कि इधर इन कश्मीरी रलिव मिलिव या चलिव, दैट मीन्स इधर यू कन्वर्ट or you die or you leave. These were the 3 options. And I remember my father, he came one day and he was really, and this was probably about 18-19 January की बात है, 18-19 जनवरी की, and he panicked. तो जब पूछा तो उन्होंने बताया कि बाहर जो बिजली का खंबा है, जो मोहल्ले के बाहर एक बिजली का खंबा लगा होता है, स्ट्रीट लाइट, उसके पोल के ऊपर एक लाइक अ पोस्टर लगा है, और उस पे सारे उस मोहल्ले के जितने हिंदूज हैं उनके नाम लिखे हुए हैं।
और नीचे वार्निंग लिखी गई है सेम थिंग कि यू नो कन्वर्ट, किल, डाई और लीव. तो विद इन आई थिंक नेक्स्ट 6 to 7 hours वी पैक द बैग. और सुबह 3:30-4 बजे टैक्सी की थी. उस टैक्सी में बैठ के वी लेफ्ट जस्ट विद 3 suitcases. दैट्स इट. सो ये हाल था. I can't So even it imagine, yeah. is मतलब वेरी वेरी अब सोचता हूँ तो डर नहीं लगता, लेकिन वो एक छाप है, वो एक मेमोरी होती है ना, एक विजुअल. वो विजुअल दिमाग से जाता नहीं है. As a 13-14-year-old or 15-year-old kid, when you see something, it stays with you. It's not like a dream कि भूल जाओगे, बुरा सपना था तो ठीक है अब निकल जाएगा एक हफ्ते 2 दिन में. तो it's something that जो मैं जिया हूँ, उस टाइम को मैंने जिया है साथ में. तो वो मेरे से शायद कभी नहीं जाएगा. तो या अब वापस कश्मीर गए अपने उस घर में कभी? उस दिन से लेकर आज तक कभी नहीं. कश्मीर नहीं गए आप कभी? नहीं. आई हैव नॉट स्टेप्ड माय फुट. आप मुझे बताओ मैं क्या करने जाऊँ? आई डोंट हैव अ रीजन टू. Sorry, food I already know. Culture I know. Language I know. I know the people how they are. तो अब आप बोलोगे नेचुरल ब्यूटी देखने, वो तो मैं बचपन से ही देख रहा था. तो मेरे को कोई रीज़न नहीं है जाने का. मैं टूरिस्ट बन के क्यों जाऊँ? मुझे ये बताओ ना. टूरिस्ट बन के क्या करने जाऊँ? क्या मेरा मतलब अगर मैं जाऊँ भी तो आई हैव नो पर्पस टू. आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. What am I looking forward to? तो कभी वर्क रिलेटेड भी कभी जाना नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ. But yeah, lot of people say कि we would like to go and you know stay back, हमें rehabilitate किया जाएगा, ये होगा वो होगा. But I don't know when, I don't know how, because इस जन्म में my father wanted to go back, my mother wanted to, उनके लिए तो हुआ नहीं. Grandmother wanted to go back, उनके लिए नहीं हुआ. तो lot of other, I'm sure lot of other family members जो किसी family में रहे होंगे who would have wanted to go back, शायद नहीं गए कभी. तो I don't know कि ये कब होगा भी कि नहीं होगा. It's a very unpredictable thing now. So even if it does happen, it's going to take a lot of time. A lot of effort politically, economically, geographically. It's going to take a lot of effort. So I don't know when it's going to happen. I don't know if I'm going to be alive when it's going to happen. You know, if I'm going to be old when it's going to happen. So it's very, very unpredictable. But at the end of the day, if you ask me personally, as a human being, I have no purpose to go back. हाँ, अगर मुझे परमानेंटली रहने जाना है कि मुझे सिक्योरिटी है, सब है वहाँ, मेंटल पीस है, तो ऑब्वियसली आई गो बैक. क्यों नहीं जाऊँगा? बट अगर मुझे कोई बोले कि आपको 10 दिन या हफ्ते के लिए विजिट कर, व्हाट द हेल इज विजिट? व्हाई विल आई विजिट माय ओन होमलैंड? आई एम नॉट अ टूरिस्ट फॉर दैट एरिया. Why will I go as a tourist? I don't have purpose till that time. Unless I'm going permanently with mental peace and with security in it, there's no other purpose for me to go back. It's simple as that. क्योंकि कुछ लोगों के लिए रीज़न तो होना चाहिए ना, किसी चीज़ को करने के लिए एक पर्पस होना चाहिए. मेरे पास वो अभी कोई पर्पस है नहीं जाने का. बल्कि मेरी फैमिली में से सब लोग जा चुके हैं. अच्छा. They have revisited the place. They have, everybody is gone. शायद मैं ही एक बंदा हूँ, आई थिंक सो, मैं ही एक हूँ जो आज तक कभी वापस नहीं गया. मे बी इट इज़ अ मेंटल ब्लॉक, मे बी इट इज़ अ टेरर ब्लॉक इन माई माइंड, और मे बी ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ पर्पस. आई डोंट फाइंड एनी पर्पस टू गो बैक. या तो मुझे पर्पस दे दे कोई कि भाई ठीक है आप अपना बैगेज ले लो, अब आप वहीं रहोगे, तो मैं तैयार हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ. आपको ऐसा भी लगता है कि वो मेमोरीज विल, I think it is not about the, it is there obviously, like I said, वो तो दिमाग में रहेगा मेमोरी, वो तो जाएगा नहीं. बट वो क्या होता है ना कि अगर वहाँ गया भी तो वो एक, क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊंगा इस चीज़ को वापस, एक ट्रस्ट इशू है आई थिंक. एज अ जो मैंने बचपन में देखा वो एक ट्रस्ट इशू बन गया. तो एक ट्रस्ट है कि आस पड़ोस में सब ठीक रहेगा, क्या मैं यहाँ सेफ रह पाऊँगा, वो एक ट्रस्ट इशू है. तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है.
काम के लिए शायद अभी तक तो होपफुली नहीं हुआ है, बट मे बी अगर पर्पस बना तो काम एक पर्पस बन सकता है। लाइक आई सेड, कोई पर्पस हो तो आदमी जाए, अदरवाइज मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। अभी आप बता भी रहे थे ना, कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी वो भी 10% था बस, जो आपने अपनी आई आंखों थिंक से देखा। विजुअली जो मैंने सुना है, आई मीन देखा है, सॉरी, एंड जो मैंने उस टाइम पे सुना था अपने आस पड़ोस से, पेरेंट्स से, जो भी है, तो आई थिंक जो उसमें दिखाया गया है, तो उसको आई डोंट थिंक यू कैन मेक अ मूवी ऑन समबडीज होल लाइफ टेरर। जितनी भी चीज़ें आपने मेरे को बताई हैं, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैंने आपको बताया भी था जब भी हम कैमरा ऑफ था, कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपके बारे में, कि आप सिर्फ शेफ़ ही नहीं हैं, बट आप उसके बारे में पढ़ते भी हैं। मेरा जो एक फ्रेज है विच आई से एवरीवेयर, दे से कि कुकिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, you know, but for me cooking is everything. It's art, science, chemistry, physics, geography, history, everything, maths, सब है, क्योंकि cooking connects you culturally, cooking connects you friendly, cooking connects you emotionally, you know, understand this कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नीड भी है, नेसेसिटी भी है, फन भी है, दुख में भी साथ है, सुख में भी साथ है, और आप चाहे कितना भी बड़ा पलायन आ जाए, फ्लडिंग आ जाए, तब भी आपको खाना चाहिए। खाना तो खाओगे। आप कितनी बड़ी सेलिब्रेशन कर लो, तब भी आपको खाना चाहिए। तो फूड इज समथिंग दैट कनेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी सिंगल एस्पेक्ट। व्हेन यू आर सैड, you will go and eat lot of whatever bulging food that you might eat. When you are happy, you will go and celebrate and eat something. So it is everywhere. Food is like God everywhere. Yeah, true. So you cannot disconnect yourself from food. आप चाहे डाइट फूड खाओ, या चाहे जंक फूड खाओ, या चाहे घर का खाना खाओ, खाना खाना है बिल्कुल किसी के लिए। क्योंकि किसी पीपल दोज हु आर हंग्री इन द वर्ल्ड, for them junk food can also be a good food, you know, but for people who say ki I don't like this food, I think it's very wrong, because you may not like food. कभी अच्छा बुरा नहीं होता, पर्सन का मूड उस टाइम पे कैसा है, वो कहाँ से आया है, वो क्या खाना चाह रहा था, वो क्या सोच के खा रहा है कि ये ऐसा टेस्ट होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। कि एक सिंपल आइसक्रीम, एक वनीला आइसक्रीम अगर किसी को दी जाए, तो वो शायद बोले कि मेरे को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। इट इज़ नॉट बिकॉज आइसक्रीम इज़ बुरा, बिकॉज माई पैलेट इज़ नॉट राइट नाउ रेडी फॉर इट। आई फील इट दैट मे बी योर पैलेट, योर साइकोलॉजी ऑफ माइंड एंड योर फूड। इसलिए कहते हैं ना, खाना खाने के टाइम ना कुछ बात करनी चाहिए, ना कुछ करना, बिकॉज योर फुल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन द फूड, देन ओनली यू विल एंजॉय इट। और चुपचाप शांति में खाना खाओ, हाथ से खाना खाओ, आराम से खाना खाओ। दैट इज़ अ होल प्रोसेस। एंड डू यू थिंक इट्स द अदर वे ऑल्सो, जो खाना बना रहा है उसके मूड पे भी डिपेंड करता है कि खाना कैसा बन रहा है, 100%, है ना? हाँ, 100%। ये चीज़ भी है। क्योंकि अगर किसी का मूड खराब है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द सो कॉल्ड फूड। हाँ, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी बड़ी, तो वहाँ पर भी उन्होंने हमें बताया था कि वो लोग अगर इंटरव्यू लेते भी हैं ना किसी का, मतलब उनके यहाँ जो खाना बनाता है उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है कि उसका माइंडसेट कैसा है। तो इतनी बड़ी चीज़ मानते हैं वहाँ पे खाना बनाने को। See, that's what interviews are for actually in the industry. Interviews not for only your technical skill knowledge. It is also to understand how strong you are mentally and how happily you will be cooking. Convention जो है, आप कितना convention उस खाने में दे रहे हो अपने बनाने में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वो खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि भाई हमें मंथ एंड में सैलरी मिल रही है, हम इसलिए बनाते हैं। और कुछ लोग खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एंजॉय करते हैं बनाना। यू नो, सैलरी तो इट कम्स विद इट, बट आई एंजॉय कुकिंग, दैट्स व्हाई आई एम कुकिंग। आई डोंट कुक बिकॉज आई एम गेटिंग पेड फॉर, हाँ ठीक है, आई एम गेटिंग पेड, दैट इज इररिस्पेक्टिव, आई विल नॉट कुक फॉर फ्री टू एनीबडी, बट द पॉइंट इज आई हैव टू एंजॉय इट। इफ आई डोंट एंजॉय, आई एम burdening myself with that nonsense or whatever I'm doing, you know. I mean, I feel that way. Yeah. ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। I had a great time, and thank you for having me over.
and hopefully I'll cook someday for you guys. Oh, we would love that. We would love that. Yeah. We'll do हमने a quick एक्चुअली barbecue. कश्मीरी फूड कभी ट्राई भी नहीं किया है, तो वी वुड लव टू हैव कश्मीरी पंडित फूड समटाइम. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. definitely. Great. Sure. Thank you. Okay, great. So thank you so much.